हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। ये सेशन आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम लोग वो सेक्शन पढ़ेंगे जो आपके सीआरपीसी में नहीं था लेकिन बीएनएस में ऐड किया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन को आखिरी तक देखिएगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसे 3 हेडिंग में पढ़ा जाएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अक्यूज्ड की अटेंडेंस को डिस्पेंस कहाँ किया जा सकता है। फिर हम लोग देखेंगे कि कब अक्यूज्ड की एब्सेंस में एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जनरल रूल ये होता है कि जब एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो अक्यूज्ड की प्रेजेंस होनी चाहिए वहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कब अक्यूज्ड एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, तब भी उसके खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं और उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो कब ऐसा हो सकता है। और थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि कब अक्यूज्ड की एब्सेंस में इंक्वायरी या फिर ट्रायल हो सकता है। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रीस में भी क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि सेक्शन 356 आपका नया सेक्शन है। सीआरपीसी में ये सेक्शन नहीं था, तो इसको तो रट लीजिएगा। फिर मेंस में भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है और इंटरव्यू में भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि सेक्शन 356 आपका पहले क्वेश्चन था ही नहीं, मतलब पहले प्रोविज़न ही नहीं था। तो इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 228 बताता है कि कब मैजिस्ट्रेट चाहे तो अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट चाहे, अगर उनको लगता है कि अक्यूज्ड का पर्सनली कोर्ट में अपेयर होना ज़रूरी नहीं है, उसके एडवोकेट का अपेयर होना ही सफिशेंट रहेगा, तो उसकी अटेंडेंस को वो डिस्पेंस कर देंगे। और अगर उन्हें फिर फर्दर आगे किसी स्टेज पर लगता है कि अक्यूज्ड का होना चाहिए तो फिर उसको बुलाया भी जा सकता है। सेक्शन 351 बताता है कि अक्यूज्ड को कब एग्ज़ामिन किया जाता है। अगर आपने ट्रायल के लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन 351 कवर किया था और देखा था कि कितना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर होता ये है कि जब ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ले लिया जाता है और अक्यूज्ड के डिफेंस में आने से पहले अक्यूज्ड को एग्ज़ामिन किया जाता है कि वो अपने हिसाब से सरकमस्टांसेस को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो बेसिकली ये है सेक्शन 351। लेकिन इसका अपवाद है एक, जो ये बोलता है कि अगर सम्मन केस में कोर्ट ने अक्यूज्ड की अटेंडेंस को डिस्पेंस करा है कि पर्सनली उसे आने की ज़रूरत नहीं है, किस केसेस में, सम्मन केसेस में, तो फिर उसका जो एग्ज़ामिनेशन होना है प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के बाद और उसका डिफेंस के पहले, उसको भी डिस्पेंस किया जा सकता है। ठीक है, वर्ड मे का इस्तेमाल किया गया है, तो डिस्पेंस किया जा सकता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि कब अक्यूज्ड की एब्सेंस में उसके खिलाफ एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 335 बात करता है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। सबसेक्शन 1, if it is proved that accused person has absconded and there is no immediate prospect of arresting him। तो ये सेक्शन कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर अक्यूज्ड भाग गया है और अब उसे अरेस्ट इमीडिएटली नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जनरल केसेस में नहीं लग रहा है, जहाँ पर अक्यूज्ड का अता पता नहीं है वहाँ पर ये सेक्शन लग रहा है। ठीक है, उसके बाद है द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई और कमिट फॉर द ट्रायल such person for the offense complained of may in his absence examine the witness if any produced on the behalf of prosecution। तो ऐसा कोर्ट जो कि केस का ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट है या फिर कमिट करने के लिए कॉम्पिटेंट है दूसरी कोर्ट को, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है, मे। तो कोर्ट चाहे तो, मे का वर्ड इस्तेमाल है, चाहे तो अक्यूज्ड की एब्सेंस में प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, कौन से विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो रहा है, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो रहा है। और देखिए, ऐसा नहीं होगा कि अक्यूज्ड भाग गया है तो कोर्ट एग्जामिन करने लगेगा। शैल वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, वर्ड में यूज़ हुआ है। कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ओके, एंड रिकॉर्ड देयर डेपोजिशंस एंड
Any such deposition may on the arrest of such person be given in evidence against him on inquiry into or trial for the offense with which he is charged. तो जब उसका अरेस्ट किया जाएगा तब वो जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस थे, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के जो एविडेंसेस थे, उसको अरेस्टेड अक्यूज्ड के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ड में यहाँ पर भी इस्तेमाल है, किया जा सकता है। कब किया जाएगा? इफ़ द डेपोनेंट इज़ डेड और इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस कैन नॉट बी फाउंड और हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वुड बी अनरीजनेबल। तो बोला जा रहा है कि जिसने एविडेंस दिया था, जिसने एविडेंस दिया था, जो विटनेस था, ठीक है, वो डेपोनेंट है, वो अब मर चुका है, एविडेंस देने के लायक नहीं बचा, कहाँ गया पता नहीं है, उसको बुला कर लाएंगे कोर्ट में तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, खर्चा हो जाएगा और रीज़नेबल नहीं है हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हालात में जो उसने अक्यूज्ड के एब्सेंस में एविडेंसेस दिए थे, उस विटनेस के एविडेंसेस को अब इस्तेमाल किया जा सकता है जब अक्यूज्ड का अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसा ही सेक्शन हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 27 पढ़ते हैं, जो कि आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 33 का, वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। उसके बाद सब सेक्शन 2 कहता है इफ़ इट अपीयर्स दैट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life has been committed by some person or persons unknown, the court, high court, court of session may direct any magistrate of first class shall hold an inquiry and examine any witnesses who can give evidence concerning the offense, and any deposition so taken may be given in evidence against any person who is subsequently accused of the offense if the deponent is dead, incapable of giving evidence or beyond the limit of India। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पर्सन है जो अपीयर होता है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, ठीक है, और हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट करते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को कि तुम अक्यूज्ड की एब्सेंस में, जिसके खिलाफ अपीयर हो रहा है कि उसने एविडेंस किया है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि नहीं पता किसने नहीं पता किसने ऑफेंस किया है, बट ये अपीयर हो रहा है कि ऐसा एविडेंस हुआ है जिसकी सज़ा डेथ है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। तो अक्यूज्ड की एब्सेंस में, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया जा सकता है और उस एग्जामिनेशन को, उस एविडेंसेस को जो विटनेसेस ने दिए हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जब कोई पर्सन सब्सिक्वेंटली अक्यूज्ड होगा उस ऑफेंस का, ठीक है। और कब इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पे सारी कंडीशंस नहीं लिखी, यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी है? डेपोनेंट, डेपोनेंट मतलब जिसने विटनेस ने टेस्टिमनी जो दी है, जो जिसको एग्जामिन करके एविडेंस लिया गया है, वो व्यक्ति है, वो मर चुका है, अब एविडेंस नहीं दे सकता या फिर इंडिया के बाहर रहता है। देखिए फर्स्ट लाइन क्या बता दी है कि ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, किसी व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा लग सकता है या फिर नहीं पता है कि किसने किया है, बस ऐसा लग रहा है कि ऐसा अपराध हुआ है जिसमें सज़ा डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो फिर एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। फिर कोई व्यक्ति अपीयर होता है जो सब्सिक्वेंटली उसी ऑफेंस का अभियुक्त होता है, अक्यूज्ड होता है, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ड में यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, लेकिन दोबारा विटनेस को बुलाए उसकी टेस्टिमनी का इस्तेमाल किया जा रहा है बस 3 सिचुएशन में, जब वो विटनेस मर चुका है, अब एविडेंस दे नहीं सकता, या फिर वो इंडिया के बाहर रहता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये सब सेक्शन 2 लगेगा कहाँ। और पहले जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ऐसा अपीयर होता है कि कोई ऐसा अपीयर होता है कि कोई ऑफेंस किया है। मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं आप और आपने देखा कि किसी की डेड बॉडी पड़ी है, अब ऐसा अपीयर हुआ कि यार यहाँ पे तो ऑफेंस हुआ है, अब पता नहीं उसने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है, हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा अपीयर हुआ, किसने किया नहीं किया कुछ नहीं पता। तो अब क्या हुआ कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन कर लिया गया,
विटनेसेस सपोज करिए मर गए, अब कोई पर्सन जब अक्यूज्ड होता है उसी ऑफेंस के लिए सब्सिक्वेंटली, तो फिर जो मरे हुए विटनेसेस थे उनका एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। या फिर वो इनकैपेबल हो गया, एविडेंस नहीं दे सकता, या फिर वो इंडिया के बाहर हो गया। तो आई थिंक आपको सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में फ़र्क समझ में आया होगा। इससे मिलता जुलता जो सेक्शन है ना आपका सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, एक बार वो पढ़ लेते हैं। सेम सेक्शन है जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 33 है, वो सेम सेक्शन है आपका सेक्शन 27 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 27 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है कि जब किसी विटनेस से एविडेंस लिया गया जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान, ठीक है, अब वो क्या हो गया, उसका जो एविडेंस था ना उसको सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। कब इस्तेमाल किया जा सकता है? जब वो मर गया है, उसे बुलाने में बहुत खर्चा हो जाएगा, कहाँ है पता नहीं है, एविडेंस देने के लायक नहीं रहा, तब क्या होगा कि ऐसे विटनेस का जो एविडेंस था उसे सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में या फिर सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग की लेटर स्टेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कब इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है अक्यूज्ड की एब्सेंस में। सेक्शन 355 At any stage of inquiry or trial under this Sahita, if judge or magistrate is satisfied for the reason to be recorded that the personal attendance of the accused before the court is not necessary in the interest of the justice, or that the accused persistently disturb the proceeding in the court, the judge or magistrate may, if the accused is represented by an advocate, dispense with his attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence, and may at any subsequent stage of the proceeding direct the personal attendance of the accused। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रायल या इंक्वायरी की किसी भी स्टेज पर अक्यूज्ड की अटेंडेंस को, पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस किया जा सकता है और रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा। कब ऐसा किया जा सकता है? जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो प्रेजेंट हो, ऐसे ही हो जाएगा। या फिर वो क्या कर रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग को, कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, रीज़न रिकॉर्ड करेंगे, कहेंगे ये एडवोकेट के द्वारा प्रेजेंट हो रहे हैं ना, वही ठीक है, इनको भगाओ यहाँ से। लेकिन अगर दोबारा से उसकी ज़रूरत लगती है तो बुला भी सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है, इफ़ द अक्यूज्ड इन एनी सच केस इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट, और इफ़ द जज और मैजिस्ट्रेट कंसिडर्ड हिज पर्सनल अटेंडेंस नेसेसरी, ही मे, इफ़ ही थिंक्स फिट और रीज़न टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम, ईदर एडजॉर्न सच इंक्वायरी ट्रायल और ऑर्डर दैट द केस ऑफ सच अक्यूज टू बी टेकन अप और ट्राइड सेपरेटली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ऐसा अक्यूज्ड है जिसका कोई एडवोकेट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या फिर जिसकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी है, तो कोर्ट चाहे तो ऐसे केस में रीज़न रिकॉर्ड करके उस अक्यूज्ड के ट्रायल या फिर इंक्वायरी को एडजॉर्न किया जा सकता है, या फिर उसका सेपरेट ट्रायल किया जा सकता है। उसके बाद बोला जा रहा है, एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड इंक्लूड अटेंडेंस थ्रू द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो पर्सनल अटेंडेंस पॉसिबल हो सकती है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए। यह आपका एक्सप्लेनेशन CRPC में नहीं था, नया है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, सेक्शन 356 इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन एब्सटेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एब्सेंट है तब भी इंक्वायरी हो सकती है, ट्रायल हो सकता है और जजमेंट भी आ सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है? तो इसके लिए सेक्शन 84 बताता है कि जिस कुछ केसेस में जहाँ पे सज़ा 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, वहाँ पर कोर्ट डिक्लेयर करता है पर्सन को एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। जब प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद भी वो एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं कोर्ट में, तो उनको प्रोक्लेम्ड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या किया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है।
तो सेक्शन 356 आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की एब्सेंस में इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट की बात करता है। सीआरपीसी में सेक्शन नहीं था, तो प्री में ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। सेक्शन नंबर भी आ सकता है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अभी हम देखते चलेंगे। सबसे पहले तो आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, तो सेक्शन 356 है। मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्ट करते हैं। तो सब सेक्शन 1 कहता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स व्हेन अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वेदर और नॉट चार्ज जॉइंटली हैज़ absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him, it shall be deemed to operate as a waiver of the right of such person to be present and tried in person, and the court shall, after recording reason in writing in the interest of the justice, proceed with the trial in the like manner and with the effect as if he was present under the Sanghita and pronounce the judgment. तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन तो बताती है कि इस BNSS में क्या मेंशन है या फिर किसी और लॉ में क्या मेंशन है इसके बावजूद, ठीक है, क्योंकि जनरल रूल क्या होता है कि अक्यूज्ड की प्रेजेंस में ही ट्रायल और इंक्वायरी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऐसा रूल होने के बावजूद एक पर्सन जिसको कोर्ट के द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, क्योंकि प्रोक्लेमेशन जारी किया गया था, जो समय बताया गया था उस समय में वो आया नहीं तो उसको कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है। अब वो आ नहीं रहा, भाग रहा है और उसको अरेस्ट करने की कोई आसार लग नहीं रहा है कि उसका अरेस्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये मान लिया जाएगा, डीम्ड लिखा है, मान लिया जाएगा, शैल पक्का है, ड्यूटी है, मतलब माना ही जाएगा। क्या माना जाएगा कि जो उसका राइट था ना अपीयर होने का कोर्ट में ट्रायल के दौरान, वो वेव ऑफ हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, और उसने वेव कर दिया है। एंड द कोर्ट शैल, रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी में आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोसीड करेंगे, वो आगे की कार्रवाई करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो प्रेजेंट है कोर्ट में, मतलब कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नहीं आ रहा है कोर्ट में, जैसे नॉर्मल कार्रवाई चलती है वैसे ही चलेगी और जजमेंट भी दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट कमेंस द ट्रायल अनलेस द 90 days पीरियड ऑफ 90 days हैज़ लैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रायल की शुरुआत तब तक नहीं होगी जब तक चार्जेस फ्रेम होने के 90 दिन नहीं हो जाते। आप सबको पता है कि चार्जेस फ्रेम होने के बाद ट्रायल शुरू होता है। चार्जेस फ्रेम होने की पहले की प्रक्रिया क्या होती है, इंक्वायरी की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चार्जेस फ्रेम हो जाने के जब 90 दिन हो जाएंगे उसके बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा, चार्जेस फ्रेम हो जाने के। तो 90 दिन वाली आपको जो टाइम लिमिट है वो याद रखनी है, प्री का क्वेश्चन हो सकता है। Subsection 2. The court shall ensure that the following procedure has been compiled with before proceeding under the subsection 1, namely issuance of 2 consecutive warrant of arrest within the interval of at least 30 days. तो देखो, ट्रायल शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट खुद को संतुष्ट करेगा, इंश्योर करेगा कि पूरी करी गई हैं, उसके बाद ही अक्यूज्ड की एब्सेंस में आगे ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले बोला जा रहा है कि 2 अरेस्ट वारंट जारी होने चाहिए 30 डेज़ के गैप में, मतलब एक अरेस्ट वारंट हुआ फिर 30 डेज़ के बाद दूसरा अरेस्ट वारंट इशू हुआ, ऐसे एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव अरेस्ट वारंट क्या होने चाहिए, इशू होने चाहिए। Publish in a national or local newspaper circulating in the place of last known address of the residence, requiring the proclaimed offender to appear before the court for the trial and informing him that in case he fails to appear within the 30 days from the date of such publication, the trial shall commence in his absence. तो जो भी लोकल न्यूज़पेपर है जहाँ पर वो व्यक्ति रहता था, लास्ट टाइम पता चला कि वो वहाँ रहता था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वहाँ पर या फिर नेशनल न्यूज़पेपर में छापा जाएगा कि भाई जब से ही इन्फॉर्मेशन छापी जा रही है, अगर तुम इसके 30 दिन के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में
क्या किया जाएगा, ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्म हिज रिलेटिव फ्रेंड्स इफ़ एनी अबाउट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। तो उसके दोस्तों को, उसके रिलेटिव्स को बताया जाएगा कि वे ट्रायल शुरू कर रहे हैं, वो नहीं आया है फिर भी कर रहे हैं। Affix information about the commencement of the trial on some conspicuous part of the house and home estate in which such person ordinarily resides and display in the police station of the district of his last known residence of the एड्रेस ऑफ द रेजिडेंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है चस्पा भी किया जाएगा इन्फॉर्मेशन को जहाँ पर वो आखिरी बार रहता था ऑर्डिनरली, और जो डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे वो रहता था उस डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन को चिपका दिया जाएगा कि भैया ट्रायल शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एब्सेंस में ट्रायल करने से पहले हर मुमकिन कोशिश करी जा रही है कि अक्यूज़्ड को बुला लिया जाए। उसके बावजूद भी अगर अक्यूज्ड नहीं आता है तब उसकी एब्सेंस में आगे की ट्रायल शुरू किया जाएगा। सब सेक्शन 3 बोलता है वेयर द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी एडवोकेट ही शैल बी प्रोवाइडेड विद एन एडवोकेट फॉर हिज डिफेंस एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। फंडामेंटल राइट है आपका, और डीपीएसपी में भी है सेक्शन 39 आर्टिकल 39A आपका बोलता है, और आपका क्या नाम है BNSS में भी मेंशन है जहाँ पर स्टेट के एक्सपेंस पर एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि पर्सन का ये राइट होता है ना। तो जहाँ पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है एडवोकेट के द्वारा, उसको एडवोकेट, उसकी तरफ से एक एडवोकेट स्टेट के एक्सपेंस पर लगा दिया जाएगा जो उसकी तरफ से केस को रिप्रेजेंट करेगा। Subsection 4 where the court competent to try the case or commit for the trial has examined any witness for prosecution and recorded their deposition, such deposition shall be given in evidence against such proclaimed offender on inquiry into or in trial for the offence with which he is charged। तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस जो रिकॉर्ड करे गए हैं, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के एविडेंसेस जो रिकॉर्ड किए गए हैं, स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड किए गए हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट जब क्या होगा, ट्रायल या फिर इंक्वायरी चलेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड और अपीयर बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग सच ट्रायल, द कोर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस अलाउ हिम टू एग्जामिन एनी एविडेंस विच मे बी गिवन इन हिज एब्सेंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ट्रायल के दौरान क्या होता है कि अक्यूज्ड जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो आ जाता है, तो फिर उसको वो स्टेटमेंट्स, वो एविडेंसेस जो कलेक्ट करे गए थे उसकी एब्सेंस में वो उसको एग्ज़ामिन करने के लिए, देखने के लिए दिया जाएगा, जिसको वो एग्ज़ामिन कर सकता है कि भाई उसकी गैर हाज़िरी में ये एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे। सबसेक्शन 5 where a trial is related to the person under this section, the deposition and examination of a witness may, as far as practicable, be recorded by audio, video, electronic means, preferably through mobile phone, and such recording shall be kept in such manner as the court may direct। तो बोला जा रहा है कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो एविडेंसेस की कलेक्शन हो रहा है, डिपोजिशन का जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं विटनेसेस के द्वारा, उसको ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी क्या किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसेक्शन 6 कहता है इन प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर दिस संहिता, voluntarily absence of accused after the trial has commenced under the subsection 1 shall not prevent the continuing the trial, including the pronouncement of judgment, even if he is arrested and produced or appear at the conclusion of the trial। तो अगर वो बीच में एब्सेंट हो जाता है, ट्रायल शुरू हुआ उसके बाद वो एब्सेंट हो गया, तो भी ट्रायल चलता रहेगा, उसकी एब्सेंस से कोई मतलब नहीं है, और जजमेंट भी दे दिया जाएगा। ठीक है। सब सेक्शन 7 कहता है नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द जजमेंट अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ अपील। तो देखो भाई, उसकी एब्सेंस में जजमेंट आ गया है, अब वो अपील करना चाहता है, तो भाई अपील करने के लिए तो उसे खुद ही आना पड़ेगा। अगर वो अपील करने के लिए खुद नहीं आता है तो उसकी अपील एंटरटेन नहीं करी जाएगी।
प्रोवाइडेड दैट नो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन शैल लाई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। तो जब से जजमेंट आया उसके 3 साल के अंदर अपील करनी है तो खुद आकर अपील कर दो भैया, वरना अपील नहीं कर सकते हैं। आपको 3-4 चीज़ें तो याद रखनी है। पहले तो सेक्शन 356 बात करता है, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में बात हो रही है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहाँ पर प्रोक्लेम किया जा रहा है? सेक्शन 84 ऑफ BNSS में किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रायल शुरू होने से पहले 90 दिन हो जाने चाहिए चार्ज फ्रेम करने के बाद। मतलब जैसे चार्जेस फ्रेम करें उसके 90 दिन बाद ट्रायल शुरू होगा, तो आपको ये 90 दिन याद रखने हैं। फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव अरेस्ट वारंट इशू होने चाहिए 30 दिन के गैप पर, ठीक है। एक हुआ फिर 30 दिन बाद दूसरा होगा, ये आपको याद रखना है। अपील करने का टाइम पीरियड क्या है? 30 डेज, 3 years का है। 3 साल के अंदर जब से जजमेंट आया है तब से अपील करनी है तो करो, वरना फिर अपील नहीं होगी। और अपील करने के लिए अक्यूज्ड को क्या होना होगा? खुद आना होगा। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और हेल्पफुल होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आई नो ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और थैंक यू।